Hello everyone. Today we are going to discuss the part 4 of 7th Science chapter 1, that is nutrition in plants. Before starting the video, अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें बिकॉज़ हम आप तक अपनी हर एक वीडियो को पहुंचा सकें। तो आज की वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस, सेप्रोफाइट्स। तो आपने बाज़ार में मशरूम पैकेट्स देखे होंगे, बाज़ार में या फिर अपने घर पे। मशरूम किस तरह से दिखाई देते हैं हमें? वो फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, कि वो जैसे एक छाता है उस तरह से दिखता है। जो कहाँ पर ग्रो करता है? जो ग्रो करता है रॉटिंग वुड्स पे ड्यूरिंग रेनी सीजन्स पे, या फिर आपने जंगलों में भी देखा होगा मशरूम की तरह ही होते हैं। वो क्या होते हैं, रेनी सीजन के टाइम ग्रो करते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई अम्ब्रेला हो। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम ढूंढने जा रहे हैं कि उन पे किस तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है कि वो ज़िंदा रह सकें, और वो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि वो न्यूट्रिएंट्स अब कहाँ से लेते होंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो न्यूट्रिएंट्स कैसे देखते हैं। ना ही उनके पास माउथ होता है एनिमल्स की तरह कि वो न्यूट्रिएंट्स को खा ले, और ना ही उनके पास क्लोरोफिल होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, ना ही वो ग्रीन होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होएगा तो ग्रीन नहीं है। ठीक है जी। अगर क्लोरोफिल भी नहीं है उनके पास तो वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो फूड नहीं बन रहा है। तो अब देखने जा रहे हैं कि किस तरह से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। आपने क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर, और वाटर के साथ इसको भिगो देना है। आपने क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है और वाटर पे इसको भिगो देना है। अब ये जो आपने ब्रेड थी जो ली हुई भिगोई थोड़ी सी, उसको मॉइस्ट वार्म प्लेस पे रखना है 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के बाद क्या होएगा, उसके अंदर पैचेस आ जाएंगे। किस तरह के? या तो वाइट कलर के, ग्रीन के, ब्राउन के, या फिर किसी और कलर के हो सकते हैं। तो उन पैचेस को ऑब्जर्व करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हेल्प करता है हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को बड़े तरीके से अगर देखना हो तो माइक्रोस्कोप की हेल्प की जाती है, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास ग्लास से हेल्प करनी है, आप देखना है। तो आपने अब क्या ऑब्जर्व किया जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर उस चीज़ को देखा? तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक कॉटन लाइक थ्रेड की तरह होती है, जिस तरह से स्ट्रक्चर दे रखी है कॉटन लाइक थ्रेड की तरह, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे पीसेस दिखाई देंगे उस ब्रेड के ऊपर। तो ये जो छोटे छोटे कॉटन लाइक थ्रेड्स होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई। इनके पास अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होता क्या है, ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जिस तरह से ब्रेड थी, ब्रेड को हमने मॉइस्चर किया, 2-3 दिन तक रखा, तो ये डेड एंड डिकेइंग की तरह एक्ट करने लग गई, जैसे ये ख़राब हो गई, गली सड़ी जैसी हो गई। तो ये क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे, जो ये ऊपर कॉटन लाइक थ्रेड बन जाएगी, ये क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे जूसेस को, और उसको कन्वर्ट कर देंगे सॉल्यूशन की तरह। तो इससे क्या होएगा, वो वहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take nutrients in solution from dead and decaying organisms is सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या हुई, कि वैसी न्यूट्रिशन या वैसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उसे बोलेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स इस तरह की न्यूट्रिशन को करते हैं उन्हें हम बोलेंगे सेप्रोट्रोप्स। उनको हम बोलेंगे सेप्रोट्रोप्स। तो जो फंजाई है वो हमारे पिकल्स के ऊपर या लेदर के ऊपर या कपड़ों के ऊपर बहुत दिनों तक कपड़े रखते हैं तो उसके ऊपर वाइट वाइट जैसी या कुछ अजीब जैसी लेयर चढ़ जाती है, या पिकल है, पिकल के ऊपर चढ़ जाती है। तो इस तरह के केसेस में भी फंजाई हमें देखने को मिल सकती है जब हम क्या करते हैं, इसको बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उनको रखते हैं।
अब इस पे देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि इसको इसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि इसका जो व्हीट फील्ड है वो एक बार फंगस की वजह से ख़राब हो गया था। तो क्या सारी जो फंजाई होती है वो डिजीज़ कॉज करती है? देखो व्हीट फील्ड ख़राब हो गया तो सारी डिजीज़ लगी होगी। तो क्या सारी फंजाई डिजीज़ कॉज करती है? जी नहीं, सारी फंजाई डिजीज़ कॉज नहीं करती है। जैसे कि ईस्ट है वो फंजाई है, मशरूम है वो फंजाई है। ये क्या होती है? यूजेबल चीज़ें हैं, ये हम यूज़ करते हैं इनको। ईस्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड, और मशरूम हम वेजिटेबल्स के तरह खाते हैं उसको। तो होता क्या है कि सारी की सारी फंजाई इस तरह के डिजीज़ कॉज नहीं करती है। कुछ एक फंजाई हमारे लिए यूज़फुल होती है और कुछ मेडिसिन बनाने के काम भी आती है। तो अब आप ड्यूरिंग रेनी सीजन ये जो फंजाई होती है ये बहुत सी चीज़ों को स्पॉइल कर लेती है। तो आपने अपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से पता करना है कि फंजाई ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को हमारे घर पे डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़राब कर देती है, स्पॉइल कर देती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर पे प्रेजेंट होते हैं। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर पे प्रेजेंट होते हैं, और जब वो लैंड करते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स पे, जब वो गिर जाते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स पे और वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेट और उनकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ग्रो कर जाते हैं, तो इस तरह से उनकी क्या हो जाती है, ग्रोथ होती है और वो फैल जाते हैं पूरे इस पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों ने देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को इस तरह की स्पॉइलेशन से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं अचार के लिए सिरका का यूज़ करते हैं जिससे बच जाता है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं और वो क्या करते हैं, या तो शेल्टर शेयर करते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। तो दिस कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसे हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, दोनों इकट्ठे भी रह रहे हैं, दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ फंजाई क्या होती है, प्लांट की रूट्स पे रहती है। कुछ फंजाई क्या होती है, प्लांट्स की रूट पे रहती है। ट्री उन्हें क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू फंजाई, फंगस। तो ट्री क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और उसके बदले में जो फंजाई है वो हेल्प करती है टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो मिट्टी से पानी या न्यूट्रिएंट्स को लेने में हेल्प करती है प्लांट के लिए। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। एक क्या कर रही है, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, रहने के लिए जगह दे रही है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी दे रही है, और इसके बदले में फंजाई क्या कर रही है, उसको वाटर लेने के लिए हेल्प कर रही है ट्री को, और न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए भी हेल्प कर रही है सॉइल से। तो इस तरह के एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। इन तरह के ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लाइकन्स, लाइकन्स क्या होता है, लाइकन्स बेसिकली हम लोग बोलते हैं जब एल्गी, एल्गी हम लोगों ने पढ़ रखा है, और फंजाई, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब होता है तो उसे हम बोलते हैं लाइकन्स। तो मैं एक बार लाइकन्स बता देता हूँ फिर से। लाइकन्स क्या होते हैं, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई, इसे हम बोलते हैं लाइकन्स। तो इसमें होता क्या है, जो आपका फंगस है वो क्या करता है, या जो फंजाई है वो क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास फंजाई है, फंजाई क्या देती है, शेल्टर देती है, शेल्टर देती है एल्गी के लिए। और एल्गी, जो एल्गी है वो क्या करती है, एल्गी हेल्प करती है टू प्रोवाइड फूड। कैसे, हमने बात करी हुई थी, एल्गी होती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की होती है, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर है, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फूड बना रहा है। तो एल्गी क्या देती है, एल्गी देती है फूड, और फंजाई फंजाई देती है उसको शेल्टर। तो दोनों का क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस इन द सॉइल।
जो सॉइल है, जैसे न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो गए, अब वो ख़त्म हो रहे हैं तो सॉइल के अंदर, तो वो किस तरह से फिर से आते हैं? तो आपने देखा होगा, जिस तरह से हमने डिस्कस भी कर रखा है, कि फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को खाद या उर्वरक को फेंकते हैं अपने फील्ड्स पे, या गार्डनर्स भी यूज़ करते हैं अपने लॉन्स या पॉट पे। तो क्यों वो डालते होंगे, क्यों वो उस चीज़ को मिट्टी के अंदर डालते हैं? तो यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम लोगों ने या आप लोगों ने पढ़ लिया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से? सॉइल से। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल पे अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जाता है, कम होता जाता है। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो होते हैं वो कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके फर्टिलाइज़र और मैन्योर पर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड टू टाइम। इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम ऐड करने की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? ताकि ये न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल के अंदर आ जाए। अब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स तो यूज़ कर लिए प्लांट ने, तो सॉइल पे तो न्यूट्रिएंट कम हो गए। तो सॉइल पे न्यूट्रिएंट कम हो गए तो हमें ज़रूरत है कि उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से सॉइल के अंदर डाला जाए। तो क्या किया जाता है? मैन्योर और फर्टिलाइज़र को टाइम टू टाइम डाला जाता है, ताकि वो प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें, एक हेल्दी प्लांट हमें मिले, और इस तरह से जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी हो सके। Usually crops require lot of nitrogen to make proteins. जनरली हमने देखा है कि जो प्रोटीन्स होती है, जिस तरह से हमने बात करी थी अपनी सेकंड वीडियो पे, कि जो ग्रैम्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स होती है तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन अल्टीमेटली क्या बनाती थी? प्रोटीन्स बनाती थी। वो कहाँ से आती है? तो जिस तरह से हम बात करेंगे सबसे पहले कि आफ्टर हार्वेस्ट, जिस तरह से हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, कटाई का काम हो रहा है, तो सॉइल जो हो जाती है वो डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन से। मतलब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बिल्कुल कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन गैस तो हमारे एयर पे बहुत सारी है, 78% है, पर प्लांट उनको उस तरह से यूज़ नहीं करते जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, प्लांट उस तरह से ही नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे, वो या कोई और बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे सॉल्युबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में। वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं किस पे? सॉल्युबल फॉर्म पे। ये राइजोबियम हेल्प करते हैं टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट कर देते हैं उसको सॉल्युबल फॉर्म पे। तो जो राइजोबियम है वो क्या करेगा? अपना खाना खुद नहीं बनाता है। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाता है, तो वो क्या करता है, वो रूट्स पे रहता है। किस किस की? ग्रेम्स की, चनों के या मटर के रूट्स पे। आपने देखना लेग्यूम्स ऐसे राउंड राउंड जैसी होंगे, उन्हें लेग्यूम्स बोलेंगे। तो वो लेग्यूम्स रहते हैं ग्राम्स के प्लांट के रूट पे, पीज के, मूंग बीन्स के या अदर लेग्यूम्स उनके रूट पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज उनको उस प्लांट से फूड मिल जाता है, और उसके बदले में वो लोग क्या कर रहे हैं? फिक्स कर दे रहे हैं नाइट्रोजन को, और प्लांट की जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। किस किस के बीच में? राइजोबियम के बीच में और ग्रैम प्लांट के बीच में। तो मोस्ट ऑफ जो पल्सीज होती हैं वो कहाँ से हमें मिलती हैं? वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। इन तरह के प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लेग्यूम्स होते हैं, राइजोबियम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। इस और ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स इन्हें फूड देते हैं और शेल्टर भी देते हैं, रहने के लिए जगह भी देते हैं उस बैक्टीरिया को, राइजोबियम को, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, तो इनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, और ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंस है फार्मर्स के लिए। देखो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना मैन्योर्स और फर्टिलाइजर देने की। क्यों? ऑलरेडी लेग्यूम्स वहाँ पर है, वो डायरेक्टली जो हमारे एटमॉस्फेयर पे 78% नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर रहा है और हेल्प कर रहा है प्लांट की नाइट्रोजन की कमी को पूरा होने के लिए, और प्रोटीन भर के आ रही है ग्राम्स के अंदर, पीस के अंदर। तो इस तरह से लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प करते हैं और ग्रो करते हैं।
तो आपने इस चैप्टर पे पढ़ा मोस्ट ऑफ प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होती है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ एक प्लांट्स हैं जिनके अंदर कुछ और तरह की न्यूट्रिशंस होती हैं, जैसे कि पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ रखी थी, जिस तरह से होस्ट पैरासाइट प्लांट था उसके ऊपर येलो कलर की बेल थी, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन थी। और सेप्रोफिटिक जिस पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हमने पढ़े, या मशरूम्स के केस पढ़ा हमने। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे मशरूम्स का केस पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने पढ़ा। तो क्या और हमने ये भी पढ़ा कि एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस भी होती है जो एनिमल्स के अंदर होती है। एनिमल्स करते हैं उस न्यूट्रिशंस को। और क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं क्या वो पार्शियली हेटेरोट्रोप्स हैं? तो इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे। क्या जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रोप्स हैं? क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, इंसेक्ट को भी खाते थे, अदर एनिमल के ऊपर भी डिपेंडेंट हो गया ना वो प्लांट। तो क्या वो फिर पार्शियली हेटेरोट्रोप्स हो गए? तो ये आपका पूरा चैप्टर था, पूरी सीरीज बन गई आपकी। 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।